Now today we will discuss about the numericals on external and internal force convection and डेफिनेटली इसको समझने के लिए आपको जितने भी 11 लेक्चर पहले के हुए हैं वो सारे लेक्चर्स आपको पता होने चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत होगी। दूसरी चीज़, मैंने यहाँ पर जितने भी प्रॉब्लम कंसीडर किए हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम जो आपका स्किन फ्रिक्शन का, ड्रैग फोर्स का या हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर थिकनेस का मैंने कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि वो ऑलरेडी, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, वो ऑलरेडी आप फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लासेस में कर चुके हैं। मैं यहाँ पर केवल थर्मल पोर्शन ही डिस्कस करूँगा और ध्यान से इस चीज़ के पॉइंट को आप लोग समझते हुए चलिएगा कॉपी पेन के साथ में, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे आप बता दीजिएगा। लेट अस टेक द एग्जाम्पल 1। दिस इज द एग्जाम्पल इन विच मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, दैट इज द क्वेश्चन इज engine oil at 60 degree centigrade flows with a velocity of 1 meter per second over a 5 meter long flat plate whose temperature is 30 degree centigrade. The flow of air is parallel to the length of the plate. Determine the rate of heat transfer per unit width of the entire plate. The properties of the engine oil at the film temperature of 45 degree centigrade are as follows. Clear? तो यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो इनके क्वेश्चंस में ये चीज़ समझनी कि क्या ये एक्सटर्नल फ्लो का है या इंटरनल फ्लो का है। तो एक तो आप देखिए कि फ्लो ओवर द सरफेस है और फ्लैट प्लेट का केस कंसीडर किया जा रहा है विद अ वेलोसिटी, इंजन ऑयल फ्लोज विद अ वेलोसिटी ओवर, ये देखिए ओवर वर्ड लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये एक्सटर्नल फोर्स कन्वेक्शन है। दूसरा, ये फिल्म टेम्परेचर पर ये प्रॉपर्टीज कैलकुलेट की गई हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो जो फ्लूइड का टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका टेम्परेचर जो है सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। दैट मीन्स 60 प्लस 30, दिस इज अ 90, and this 90 divided by 2, this is a 45 degree centigrade. So this one is the film temperature. So at film temperature the properties are: density of that liquid is 870 kilogram per meter cube, conductivity is 0.145, Prandtl number 2850, and nu is equal to 250 into 10 to the power minus 6. ये आपको वैल्यूज दी हुई हैं और आपको यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है डिटरमाइन द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो अगर आपको हीट ट्रांसफर का रेट निकालना है तो आपको कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू चाहिए। वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी, चलिए देखते हैं। सो लेट अस टेक, ओके, सो दिस वन, फर्स्ट जो पहला स्टेप है ओवर द सरफेस के प्रॉब्लम्स का, वो सबसे पहले आपको ओवर द सरफेस में मैं स्टेप्स आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए। जो पहला स्टेप है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। द फर्स्ट स्टेप टू चेक कि ये अगर प्लेट है तो इस प्लेट पर जो फ्लो हो रहा है वो फ्लो का टाइप क्या है, वो कैसे चेक करेंगे, रेनॉल्ड नंबर से। सो रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू यूएल अपॉन न्यू। क्लियर? वेलोसिटी जो दी हुई है, दिस इज द 1 मीटर पर सेकेंड, सो दिस वन इज 1। लेंथ ऑफ द प्लेट इज 5 मीटर। क्लियर? लेंथ ऑफ द प्लेट इज 5 मीटर ओवर द 5 मीटर लेंथ, पूरी लेंथ पर हम चेक कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई न्यू। सो दिस इज द 2 इंटू 10 टू द पावर 4। डेफिनेटली दिस वैल्यू इज लेस दैन 5, दिस वैल्यू इज लेस दैन 5 इंटू 10 टू द पावर 5। क्लियर? सो दिस वैल्यू इज लेस दैन 5 इंटू 10 टू द पावर 5, सो वी कैन से दिस इज द लैमिनार फ्लो। क्लियर? दिस इज द लैमिनार फ्लो। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इनके क्वेश्चंस को करने में आपको लैंग्वेज के लिखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने केवल रेनॉल्ड नंबर लिखा और सीधे आपने आके यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं होता है। आपको जब भी जो चीज़ लिखनी है कि पहले आपने रेनॉल्ड नंबर से चेक किया, ये वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर 5 से कम है, इसका मतलब ये लैमिनार फ्लो है ओवर द इंटायर प्लेट। तो आप इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे। तो अगर इंटायर प्लेट पर ये है तो फिर हम यहाँ पर एवरेज नसेल्ट नंबर अप्लाई कर रहे हैं। द एवरेज नसेल्ट नंबर ओवर द इंटायर लेंथ ऑफ द प्लेट इज गिवन बाय, ये जो नसेल्ट नंबर, एवरेज नसेल्ट नंबर का मैंने फार्मूला आपको प्रूफ कराया था, वो फार्मूला 0.664 इंटू रेनॉल्ड नंबर टू द पावर 1/2 एंड प्रांटल नंबर टू द पावर 1/3। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको मैंने बोला कि प्रांटल नंबर जो मैंने आपको प्रूफ कराया था उसमें बोला दिस प्रांटल नंबर वैल्यू इज 0.6 to less than
दिस वन इज 10। ये मैंने आपको बोला था कि जो इक्वेशन है वो इक्वेशन होल्ड्स गुड ओनली फॉर 0.6 टू द प्रांटल नंबर वैल्यू लेस दैन 10। नाउ हियर इस तरह की सिचुएशंस में जनरली आपको कोरिलेशंस दे देते हैं। कोरिलेशंस मतलब जैसे यहाँ पर ये प्रांटल नंबर दिया है तो फॉर प्रांटल नंबर ग्रेटर दैन 10, क्लियर, कि अभी मैंने लेस दैन 10 के लिए, ग्रेटर दैन 10 के लिए ये फार्मूला होगा, क्लियर। लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है तो इस प्रॉब्लम को एक एजम्पशंस की तरह मान के कि नहीं, अगर इस प्रांटल नंबर के लिए जिसमें प्रांटल नंबर 2850 है, इसमें भी हम ये सेम थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर एजम्पशन लिख देंगे कि अब इस प्रांटल नंबर के लिए हम लोगों ने ये थ्योरी अप्लाई किया है। अब यहीं पर मैंने आपको कहा कि यहाँ पर सॉल्यूशंस अलग अलग हो जाते हैं कि आपको जो प्रूफ कराया गया है, जो 0.664 टू द रेनॉल्ड नंबर टू द पावर 1/2 एंड प्रांटल नंबर टू द पावर 1/3, ये चीज़ आपको प्रूफ कराई गई है। लेकिन वहाँ पर यह बताया गया था आपको कि प्रांटल नंबर वैल्यू 0.6 से 10 के बीच में होती है। डेफिनेटली ये इक्वेशंस का जो रिजल्ट है वो 0.6 और 10 के बीच में एग्जैक्ट रिजल्ट देता है। लेकिन अगर चूंकि कोरिलेशन इसमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इस इक्वेशन का यूज कर रहे हैं विद अजम्पशन कि ये हायर प्रांटल नंबर के लिए भी वैल्यू देगा। क्लियर, इस चीज को समझ लीजिए। यहाँ पर आपको एक लैंग्वेज फॉर्म में लिखना होगा। एनीवे, तो मैंने एवरेज नसेल्ट नंबर कैलकुलेट किया। ध्यान रखिएगा लोकल नहीं कंसीडर करना है, क्योंकि लोकल में आप रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ओवर द इंटायर प्लेट नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको इंटायर प्लेट कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो नसेल्ट नंबर हमने निकाल लिया, सिंपली वैल्यूज पुट कर दी हमने। तो दिस इज द 13.31 इंटू 10 टू द पावर 2। सो नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू, नसेल्ट नंबर को एवरेज नसेल्ट नंबर क्या होता है, एवरेज नसेल्ट नंबर दिस वन इज इक्वल टू दैट इज h बार, दिस इज द h बार L ओवर दिस वन इज k, h बार L ओवर k। क्लियर, तो h बार कितना हो जाएगा, दिस वन इज k नसेल्ट नंबर डिवाइडेड बाय L। सो यू जस्ट पुट द वैल्यूज, कंडक्टिविटी की वैल्यू यहाँ पर है, लेंथ की वैल्यू आपको पता है 5 मीटर, और नसेल्ट नंबर की वैल्यू पुट कर दी। तो हमारा जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, दैट इज द एवरेज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर जो आया वो आया 38.6 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाटएवर इट मे बी। सो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू h मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय TF माइनस TW। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी आर नॉट कंसीडर द TW या TS, कई बुक्स में इसको TW लिख देते हैं, कई बुक में TS। तो ये एक्चुअल में TS माइनस TF क्यों नहीं लिखा, अब ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो इंजन ऑयल का टेम्परेचर कितना है, दिस इज द 60 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस वन इज 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और सरफेस टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कौन सा केस है, ये केस आपका कूलिंग का केस है। तो कूलिंग का केस मतलब हीट ट्रांसफर इन दैट डायरेक्शन। सो मैंने आपसे कहा था जनरली हम लोग केवल यही डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। तो अगर आप इस डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी, उसका मतलब ये है कि जो एज्यूम डायरेक्शन है उसका अपोजिट है। तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर मैंने TF माइनस TW लिख दिया, और इसका जो आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आ रहा है दिस इज द 5.79 किलोवाट। क्लियर, इजी है क्वेश्चन। केवल क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, पहला स्टेप कि आपको ये चेक करना है कि रेनॉल्ड नंबर पूरी प्लेट पर कैसा है। अगर वहाँ पर टर्बुलेंट है, मान लिया अगर REL इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 6 आ जाता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि पूरी प्लेट पर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि पूरी प्लेट पर टर्बुलेंट है, तो वहाँ पर टर्बुलेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे होते हैं। क्लियर, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम कंसीडर कर रहा हूँ, प्रॉब्लम नंबर 2। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर है TF इज इक्वल टू 300 केल्विन एंड विद अ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी U इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी अभी आपको जो दी है 30 मीटर पर सेकेंड, फ्लोज ओवर अ फ्लैट प्लेट। क्लियर, over a flat plate, that means again it's external force convection over a flat plate parallel to a side of length 2 meter। क्लियर, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक कोई प्लेट है 2 मीटर की, उसके नीचे एक प्लेट है। क्लियर, अगर ये 2 मीटर है तो इसके पैरेलल प्लेट यहाँ पर 2 मीटर की दूसरी प्लेट है। क्लियर, और ये जो ओवर द सरफेस यहाँ पर फ्लो हो रहा है, ये ओवर द सरफेस आप कंसीडर कर रहे हैं, ओवर अ फ्लैट प्लेट 2 मीटर, एंड इट इज मेंटेन्ड एट अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर ऑफ TW। सरफेस टेम्परेचर जो इसका है TW या TS कुछ भी लिख सकते हैं इसको, दिस इज द 400 केल्विन। क्लियर, 300 केल्विन इज द फ्लूइड टेम्परेचर एंड सरफेस टेम्परेचर इज 400 केल्विन।
Clear? The physical properties of air at a film temperature 300 plus 400, this is a 700 divided by 2, this is a 350 Kelvin, this is a film temperature. are as follows, जिसमें प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, कंडक्टिविटी आपको दिया हुआ है, प्रांटल नंबर आपको दिया हुआ है और न्यू की वैल्यू दी हुई है। एक चीज और ध्यान रखना कि इसके पहले जो प्रॉब्लम हमने किया है और जो आपने सारा एजम्पशन जो एनालिसिस आपने की है वो केवल और केवल गैसियस फेस यानी एयर के लिए कंसीडर किया। जो इसके पहले का प्रॉब्लम था वो लिक्विड का प्रॉब्लम। तो लिक्विड के प्रॉब्लम में ध्यान रखिएगा प्रांटल नंबर की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि उसमें आपको कोई भी वो नहीं दिया हुआ था, कोरिलेशन नहीं दिया हुआ था, इसलिए आपने उसको यूज़ किया। एनीवे, तो अब इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। डिटरमाइन द एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ओवर द रीजन वेयर द बाउंड्री लेयर इज लैमिनार। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ओवर द रीजन वेयर द बाउंड्री लेयर इज लैमिनार। हमको जो फ्लैट प्लेट है उसके उस रीजन तक एवरेज हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करना है जहां तक फ्लो लैमिनार है। दूसरा है द एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ओवर द इंटायर लेंथ, यानी जो पूरी लेंथ है प्लेट की वो है 2 मीटर, तो पूरी इंटायर लेंथ में कितना एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा, ये चीज आपको बतानी है। थर्ड वन इज द टोटल हीट ट्रांसफर रेट टू द एयर फ्रॉम द इंटायर प्लेट फॉर अ विड्थ ऑफ 1 मीटर। क्लियर? ये कैलकुलेट करना है। अब इसमें देखिए एक कोरिलेशन आपको दिया गया, वो कोरिलेशन क्या है, यूज दिस कोरिलेशन नसेल्ट नंबर एल, नसेल्ट नंबर एल मतलब एवरेज नसेल्ट नंबर, दिस इज 0.037 रेनॉल्ड नंबर टू द पावर 4/5 माइनस 871 प्रांटल नंबर टू द पावर 1/3। दिस इज द कोरिलेशन। एक कोरिलेशन आपको ये दिया गया है, आपको इसको यूज करना है। और वो इक्वेशन कैसे होगी, दिस रेंज इज एप्लीकेबल फॉर इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन 7.63 से मैंने जिस बुक से लिया उसमें 7.63 थी, ये 7.63। सो इन दिस वन प्रांटल नंबर 0.6 एंड 60 होना चाहिए। रेनॉल्ड नंबर 5 × 10 टू द पावर 5 से 10 टू द पावर 8 के लिए होगा, और डेफिनेटली द क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर इज 5 × 10 टू द पावर 5। यानी ये जो इक्वेशन है ये केवल इस रेंज के लिए एप्लीकेबल है। अब देखिए ये लिख दिया, इसका क्या पर्पस होगा ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक ये जो फ्लैट प्लेट है जिसकी टोटल लेंथ जो है वो कितनी है, द टोटल लेंथ इज 5 मीटर। टोटल लेंथ क्या है इसकी, 5 मीटर है, और इसके ऊपर फ्लो हो रहा है। क्लियर? वी फर्स्ट फाइंड द लोकेशन x वेयर द लैमिनार फ्लो। ठीक, तो अगर आप यहां पर देखो, मान लो कि ये XCR है, ध्यान से समझिएगा इसको, ये XCR है, तो RE एट XCR रेनॉल्ड नंबर यहां पर कितना होगा, दिस वन इज 5 × 10 टू द पावर 5। यानी इसके पहले जो वैल्यू होगी वो लैमिनार होगी और इसके बाद जो वैल्यू होगी वो टर्बुलेंट होगी। इतनी बात तो आपको समझ में आती है। तो हम वो x फाइंड आउट करना चाहते हैं जिस पर ये वैल्यू लैमिनार है। तो कैसे निकालेंगे, आपको सिंपल एक काम करना है, RE क्या करना है, RE XCR क्रिटिकल डिस्टेंस वो निकालनी है, इज इक्वल टू क्या लिखना है, दिस इज U XCR या x कह ले UX/न्यू। तो ये x फाइंड आउट करना है। तो ये x कितना है, दिस इज न्यू रेनॉल्ड नंबर x डिवाइडेड बाय u। क्लियर? तो यहाँ पर एक क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू रख देते हैं, 5 × 10 टू द पावर 5। न्यू की वैल्यू क्या दी हुई है, 16.5, और जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है दिस इज 30। तो यहाँ से कितना आया, 0.275। अब देखिए ये जो x आया है, मान लो ये जो l दिया है, l की वैल्यू आपको यहाँ पर दी है 5 मीटर, और जो ये x आया है वो x आया है 0.275। डेफिनेटली दिस x इज वेरी मच लेस देन एज कंपेयर टू l। क्लियर? लेकिन सपोज करो ये जो x आता वो 6 मीटर आ जाता, इसका क्या मतलब होता, इसका मतलब ये होता कि पूरी की पूरी जो प्लेट है उस प्लेट में वो लैमिनार है। सिंपल सी बात है, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो गई, वो प्रॉब्लम ये कि कुछ डिस्टेंस तक तो ये लैमिनार है, आफ्टर 0.275 मीटर की डिस्टेंस, ये जब डिस्टेंस कवर कर लेगा तो ये टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जब आपसे सेकंड पार्ट पूछा जा रहा है, जो सेकंड पार्ट है, द एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ओवर द इंटायर लेंथ, जो दिस L इज 2 मीटर, आई एम सो सॉरी, दिस इज द 2 मीटर। क्लियर? यानी जो इंटायर लेंथ ऑफ द प्लेट है वो 2 मीटर है,
और इंटायर लेंथ में आप देखेंगे कि 0.275 मीटर तक तो ये लैमिनार है। आफ्टर 0.275 इट इज अ टर्बुलेंट, दैट मीन्स कि ये एक मिक्स्ड फ्लो का प्रॉब्लम बन गया। इज दैट क्लियर? तो चलिए पहले एक एक स्टेप कैलकुलेट करते हैं। तो पहला स्टेप है इसमें, जो पहला पोर्शन है वो ये कि आपने पहले तो एक डिस्टेंस कवर कर ली, अब आपको यहाँ पर एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? द एवरेज नसेल्ट नंबर फॉर द लैमिनार जोन के लिए आपको पता है क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं। नसेल्ट एवरेज नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू 0.664 रेनॉल्ड नंबर टू द पावर 1/2 प्रांटल नंबर टू द पावर 1/3। ये आप प्रूफ कर चुके हैं फॉर लैमिनार फ्लो। तो यहाँ से आप एवरेज नसेल्ट नंबर की वैल्यू निकालेंगे। दिस वैल्यू इज 417.88। क्लियर? यहाँ आप देखिए दिस वैल्यू इज लाई इन बिटवीन 0.6 to 10। आपको याद होगा पहले वाले में क्या था, वो आपका लिक्विड के लिए था, लिक्विड के लिए प्रांटल नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी। एनीवे, तो आपको ये बात समझ में आ गई। ये नसेल्ट नंबर आपको इस्तेमाल करना है, ये नसेल्ट नंबर नहीं इस्तेमाल करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि आपका प्रांटल नंबर की तो रेंज है लेकिन रेनॉल्ड नंबर की रेंज नहीं है, क्योंकि रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 5 × 10⁵। इज दैट क्लियर? चलिए आगे का स्टेप देखते हैं। इसमें फर्दर कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। सो फर्दर आप इसमें देखिए एवरेज नसेल्ट नंबर आपने कैलकुलेट कर लिया, तो आपका यहाँ से HX कितना हो जाएगा। HX मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप देखो ये प्लेट है, इस प्लेट में ये X है, तो टिल X यहाँ तक ये जो वैल्यू है दिस इज द, यहाँ पर इसको मैंने रादर इसको मुझे H बार लिखना चाहिए था, H बार 1 कह लेते, तो दिस इज द H बार करके मैं बता रहा हूँ। दिस इज द K/X नसेल्ट नंबर X। क्लियर? क्योंकि ये X हमारे लिए उस समय पर लेंथ ऑफ द प्लेट है। ये 0 है, ये 0 to X ये हमारी लेंथ ऑफ द प्लेट है। दिस इज 0.275 एंड 417। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट करते समय L मत रख दीजिएगा। तो दिस इज द 39.51 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। सो ये आपको एवरेज वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब दूसरा करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट आपको है कि आपको अब बताना है कि एवरेज नसेल्ट नंबर पूरी इंटायर प्लेट, जो इंटायर प्लेट है उसकी लेंथ है 2 मीटर। तो इंटायर प्लेट 2 मीटर है, तो मैं पहले 2 मीटर पर जाके रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करता हूँ। दिस इज द 3.64 × 10⁶। जैसा मैंने कहा था कि ये रेंज आपकी टर्बुलेंट की है, यानी यहाँ पर जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं इस जगह पर, तो यहाँ आपने देखा कि वो टर्बुलेंट का जोन है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर इसमें आप फ्लो को देखें, आप अगर फ्लो को देखें तो यहाँ तक तो ये लैमिनार है, इसके बाद ये टर्बुलेंट में कंसीडर हो गया। यानी अगर आपको इंटायर प्लेट पर एवरेज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट चाहिए तो आपको कंबाइंड हीट ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो L इज इक्वल टू 2 मीटर। क्लियर? अब आप कहेंगे कि सर L इज इक्वल टू 2 मीटर पर तो ये टर्बुलेंट है, तो क्यों नहीं हम टर्बुलेंट का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि आपने ए पार्ट में ये चीज देखी कि टिल 0.275 इट इज अ लैमिनार, सो हाउ कैन यू से इट्स अ टर्बुलेंट ओवर द एंटायर प्लेट। क्लियर? बात समझ गए ना? तो ये यहाँ पर एक मिक्स फ्लो बन रहा है, और उस मिक्स फ्लो को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एवरेज नसेल्ट नंबर का जो फार्मूला है, जो इसके पहले मैंने लिखा था, ये देखिए ये फार्मूला जो था वो एवरेज नसेल्ट नंबर का वो क्या था, ये देखिए एवरेज नसेल्ट नंबर का फार्मूला। क्यों है मैंने बोला एवरेज नसेल्ट नंबर, क्यों मैं बोल रहा हूँ? अब देखो प्रांटल नंबर की वैल्यू 0.6 से 60 के बीच में लाई कर रही है। दूसरा, ये जो रेनॉल्ड नंबर L आ रहा है दिस इज 5 × 10⁵ इस रेंज में लाई कर रहा है, और चूंकि मिक्स फ्लो है इसलिए हम लोग ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई सीधे इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे। क्लियर? यानी जो आपने फार्मूला ड्राइव किया था उससे अलग है ये फार्मूला, लेकिन जो कि कोरिलेशन में दिया हुआ है इसलिए ये फार्मूला आप सीधे अप्लाई करेंगे। तो उस फार्मूले को मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पर। तो चूंकि एवरेज नसेल्ट नंबर था, तो एवरेज नसेल्ट नंबर था तो यहाँ पर HL मैंने लिख दिया। तो HL का मतलब क्या हो गया ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो इसके पहले ये क्या हो जाएगा, HL इज इक्वल टू दिस वन इज K/L इंटू दिस एवरेज नसेल्ट नंबर। क्लियर? ये चीज़ है। तो K/L की वैल्यू मैंने रख दी K/L, और एवरेज नसेल्ट नंबर का जो मैंने उसके पहले वहाँ पर फार्मूला लिखा है वो फार्मूला लिख दिया। तो यहाँ से एवरेज नसेल्ट नंबर की वैल्यू आ गई 65.85। क्लियर? तो ये इसका ये वाला A पार्ट था, दिस वन इज द B पार्ट, एंड द लास्ट वन इज द टोटल हीट ट्रांसफर। पूरी प्लेट पर कितना हीट ट्रांसफर है, तो पूरी प्लेट पर हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, दैट इज H/L multiplied by the surface area and multiplied by the temperature difference. This is
TW या TS माइनस TF, दिस वन इज TF, क्लियर, ये आपको लिख देना है। तो सरफेस एरिया इज B इंटू W, बिकॉज प्लेट का अगर आप विड्थ देखेंगे तो विड्थ यूनिट है, तो कितना हो जाएगा, दिस वन इज 1 इंटू 2, 65.85, सारी वैल्यूज पुट कर दी, दिस इज द 13,170 वाट, so this one is 13.17 kilowatt. Is that clear? So this is about the question number 2. Let's move further question number 3. Another, this is a very good question. अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका कास्लर आयल है, ठीक, ये चीज़ भी इसमें देखनी पड़ती है कि आपको कौन सी, जितने भी फार्मूले मैंने डिराइव किए हैं वो सारे के सारे फार्मूले एयर के लिए होल्ड्स गुड हैं। अगर ऑयल या लिक्विड है तो जाहिर सी बात है कि उनके फार्मूलों में कुछ कोरिलेशंस आपको दिए गए होंगे क्वेश्चंस में, अगर नहीं दिए गए तब तो आप उसको उस तरह से सॉल्व करेंगे बाय एजम्पशन, क्लियर। तो यहाँ पर आप देखें कि कास्लर ऑयल है, दैट मीन्स यहाँ पर कोरिलेशन दिया जाएगा और ये कोरिलेशन आपको दिया है। उसका टेम्परेचर कितना है, 36 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्लोज ओवर अ 6 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर वाइड हीटेड प्लेट, क्लियर, एक प्लेट है, यानी ये हीटिंग का केस है, TS इज ग्रेटर देन TF, clear, heated plate at 0.06 meter per second, velocity is 0.06 meter per second for a surface temperature of 96 degree centigrade, जो surface का temperature है वो 96 degree centigrade है। तो TF कितना हो जाएगा, this TF film temperature में जिसको बोल रहा हूँ, this is film temperature कितना हो जाएगा, this film temperature is equal to 36 plus this one is 96 divided by 2, so this one is कितना हो जाएगा, 132, so this one is 132 divided by 2, so this one is 66, so this is the film temperature 66, जहाँ पर ये प्रॉपर्टीज आपको दी हुई है। अब इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन द थर्मल कंडक्टिविटी, द थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस एट द एंड ऑफ द प्लेट। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको बाउंड्री लेयर कहाँ कैलकुलेट करनी है, एट द एंड ऑफ द प्लेट, दैट मीन्स एट x इज इक्वल टू L। द लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एट द एंड ऑफ द प्लेट, दैट मीन्स HL आपको कैलकुलेट करना है। एंड सी पोर्शन क्या है, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द इंटायर प्लेट, पूरी इंटायर प्लेट पर आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि बी और सी पोर्शन से एक चीज़ आपको क्लियर होगी, और वो क्या होगा मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको जो कोरिलेशन यूज़ करनी है वो ये है, नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू 0.332 रेनॉल्ड नंबर x 1/2 प्रांटल नंबर 1/3 किसके लिए है, 0.6 से 10 के लिए, रेनॉल्ड नंबर x 1/2 प्रांटल नंबर 1/2 ये 0.564 किसके लिए है, व्हेन प्रांटल नंबर इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, and for the very high Prandtl number this value is 0.339 Reynolds number x to the power 1/2 and Prandtl number to the power 1/3। तो सबसे पहले मैं Prandtl number की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। Prandtl number is equal to सिंपल न्यू बाई अल्फा, क्लियर। तो न्यू बाई अल्फा अगर आप करोगे तो दिस वन इज 6 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 7.22 इंटू 10 टू द पावर -8। So definitely this value is not in between 0.6 and 10. This value is very high value. So definitely we use this type of formula. Clear? तो ये चीज़ आप समझिए कि अब आप देखिए यहाँ पर कि कैसे मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ और कैसे इसको, अब यहाँ तीनों फार्मूले दिए हैं, कौन सा फार्मूला आपका यूज़ होगा, तो प्रांटल नंबर से आपने इसको चेक किया। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको एक चीज़ इसमें देखनी है, वो ये कि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस क्वेश्चन में ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये लैमिनार है या टर्बुलेंट है, क्लियर। बाउंड्री लेयर के लिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपको मैंने कहा कि यहाँ पर लोकल कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है, तो वहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि वो लैमिनार है या टर्बुलेंट, क्योंकि कोरिलेशन, जब भी कोरिलेशन लिख दिया जाएगा इसका मतलब ये है कि आपका भले वो लैमिनार में आ रहा हो, भले वो टर्बुलेंट में आ रहा हो और आपको फार्मूले याद हो, लेकिन वो फार्मूले आप यूज़ नहीं कर सकते अगर कोरिलेशन आपको लिख दी गई है, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ कोरिलेशन के बेसिस पर ही क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। एनीवे, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है। देखिए सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं, जिसमें पहले पार्ट में आपसे कहा गया है कि फाइंड आउट द थर्मल बाउंड्री लेयर। तो एक प्लेट है,
इस प्लेट पर यहाँ पर ये है x इज इक्वल टू एल। सबसे पहले मैं इस x इज इक्वल टू एल पर रेनॉल्ड नंबर निकालता हूँ। दिस इज अ 6 इंटू 10 टू द पावर 3, सो डेफिनेटली दिस वैल्यू इज लेस देन 5 इंटू 10 टू द पावर 5। दैट मीन्स फ्लो इज लैमिनार एट x इज इक्वल टू एल। क्लियर? तो x इज इक्वल टू एल पर फ्लो लैमिनार है, तो यहाँ पर अब हमको क्या यूज़ करना है, हमको बाउंड्री लेयर थिकनेस निकालनी। अब इसके दो सोल्यूशंस हो सकते हैं, एक कि आप ब्लेसियस का रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं, दूसरा या तो आप वॉन कैरमैन का रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था, याद करिए, मैंने आपसे ये कहा था कि वॉन कैरमैन का रिजल्ट तब आप यूज़ करिएगा जब आपको क्वेश्चन में क्लियरली ये चीज़ दी हो या आपको प्रोफाइल दे दी जाए कि ये प्रोफाइल है, इसके लिए बाउंड्री लेयर थिकनेस निकालिए, तब आप वॉन कैरमैन का यूज़ करेंगे। अदरवाइज सारे के सारे प्रॉब्लम जो हैं वो आप ब्लेसियस से ही सॉल्व करेंगे। तो ब्लेसियस का रिजल्ट याद होगा 4.92 था, 4.92 x अपॉन रेनॉल्ड नंबर x था। तो मैंने आपको कहा था कि अप्रॉक्सीमेशन में उसको 5 कई बुक्स में कंसीडर करते हैं, आप चाहे तो 4.92 से कंसीडर करें या 5 से कंसीडर करें, आंसर में डिफरेंस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपने जिस तरह से कंसीडर किया है उसी का रिजल्ट है होगा वो। तो मैं यहाँ पर 5 लिख रहा हूँ, दिस वन इज 5L डिवाइडेड बाई रेनॉल्ड नंबर L। क्लियर? ये आपका लैमिनार के लिए हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर की थिकनेस है, क्योंकि थर्मल बाउंड्री लेयर की थिकनेस के लिए हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर की थिकनेस निकालना जरूरी है। ओके, सो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो दिस इज द 5L अपॉन रेनॉल्ड नंबर L, और यहाँ से ये वैल्यू आई है 0.387 मीटर। फ्रंटल नंबर कितना है? 831। क्लियर? आप फ्रंटल नंबर देखिए, इस रेंज में नहीं आ रहा, ये रेंज है, तो वो नसेल्ट नंबर के लिए एनीवे। तो दिस इज द 831। तो आपका डेल टी ओवर डेल याद होगा 1 बाई फ्रंटल नंबर टू द पावर 1/3 मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से आपको थर्मल बाउंड्री लेयर मिल जाती है, दिस वन इज 0.41 मीटर, 0.41 मीटर। क्लियर? हाइड्रोडायनेमिक कितनी है? 0.387। तो आप एक चीज़ यहाँ पर अगर देख पा रहे हैं तो वो चीज़ देखिए कि आपका जो वैल्यू है डेल टी, दिस डेल टी वैल्यू इज ग्रेटर दैन डेल वैल्यू। सो ये कैसे आया? ये इस तरह से आया कि क्योंकि फ्रंटल नंबर वैल्यू अगर आप देखें, फ्रंटल नंबर, दिस इज द फ्रंटल नंबर एंड फ्रंटल नंबर वैल्यू इज ग्रेटर दैन 1, सो दिस इज द न्यू इज ग्रेटर दैन अल्फा। एक चीज़ यहाँ पर बड़ी अपोजिट आ रही है अगर आप देखें तो, क्यों? क्योंकि फ्रंटल नंबर की वैल्यू 831 आ रही है विच इज़ ग्रेटर दैन 1 एंड दिस इज द न्यू बाई अल्फा। अब आप कहेंगे कि सर ये चीज़ क्यों नहीं यहाँ पर क्लियर हो रही है? ये चीज़ इसलिए यहाँ पर क्लियर नहीं हो रही है क्योंकि आप फ्रंटल नंबर की वैल्यू इज ग्रेटर दैन 1, सो दिस इज द रेशियो ऑफ न्यू बाई अल्फा, न्यू वैल्यू एंड अल्फा वैल्यू। न्यू वैल्यू इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड अल्फा वैल्यू इज द प्रॉपर्टी ऑफ हीट ट्रांसफर। क्लियर? तो इसमें होना क्या चाहिए कि डेल वैल्यू इज ग्रेटर दैन डेल टी, ये होना चाहिए, और आ क्या रहा है? दिस इज 0.387 एंड 0.41। अब ये क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि जो ये वाला रिजल्ट था, ये रिजल्ट किसके लिए होल्ड्स गुड था? ये रिजल्ट केवल और केवल गैसियस फेज के लिए होल्ड्स गुड था। फ्रंटल नंबर वैल्यू लाई बिटवीन 0.6 टू 10 वैल्यू, और यहाँ पर कितना है? फ्रंटल नंबर 831, इसलिए ये इक्वेशन होल्ड गुड नहीं कर रही है। इसके लिए कुछ एक कोरिलेशन देना चाहिए था जो कि नहीं दिया है, तो हमने ये यूज़ किया है, इसलिए ये इक्वेशन इसमें एग्जैक्टली सही नहीं आ रही। एनीवे, कोई दिक्कत नहीं है, आपने डेल टी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 0.41। अगला क्वेश्चन है इसमें कि द लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एट द एंड ऑफ द प्लेट कैलकुलेट करना है। लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एट द एंड ऑफ द प्लेट, दैट मीन्स आपको HL की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ना कि H बार L। ध्यान रखिएगा, HL की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट की जाएगी? सिंस द फ्रंटल नंबर इज हाई वी यूज द इक्वेशन फॉर दिस वन। क्लियर? फ्रंटल नंबर आपने देखा 831, तो चूंकि कोरिलेशन दिया है इसलिए हम कोरिलेशन का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं है कि रेनॉल्ड नंबर एट एक्स इज इक्वल टू एल पर वो लैमिनार है या टर्बुलेंट है। रेनॉल्ड नंबर की तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये जानने की जरूरत नहीं। एनीवे, तो नसेल्ट नंबर L मैंने यूज किया 0.339, रेनॉल्ड नंबर एट एक्स इज इक्वल टू L 6 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई फ्रंटल नंबर 831 टू द पावर 1/3। यहाँ से HL की वैल्यू जो आ रही है दिस इज द 8.64। इज दैट क्लियर? 8.64। तो ये लोकल कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एट एक्स इज इक्वल टू एल हो गया। अब देखिए मैंने जो चीज़ कही थी, एक चीज़ यहाँ से बहुत क्लियर होगी, इसका सी पार्ट देखिए, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आपको कैलकुलेट करना है।
तो जब भी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करना होता है तो एवरेज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की जरूरत पड़ती है, और एवरेज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कितना होता है, h बार l इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ HL। ये मैं प्रूफ करा चुका हूं आपको, तो दिस इज द 2 टाइम्स ऑफ HL का यूज करेंगे तो एवरेज वैल्यू इज 17.28। ध्यान रखिएगा, इसमें यही गलती होती है कि आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, अब आप कहेंगे सर HL पे तो हमने कैलकुलेट कर लिया, तो 8.64 HL पर वैल्यू आ गई है तो हम सीधे HL की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। नहीं, ये HL पर वैल्यू है, यहाँ पर क्या वैल्यू है ये आपको नहीं पता, यहाँ पर क्या वैल्यू है आपको नहीं पता, यहाँ पर क्या वैल्यू है आपको नहीं पता। इसलिए जब भी आप h बार कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ये सारे h वैल्यू जो होते हैं उनका एक एवरेज वैल्यू कंसीडर किया जाता है। ये HL वैल्यू केवल x इज इक्वल टू L के लिए होल्ड्स गुड है। तो यहाँ पर आप अगर हीट ट्रांसफर HL पर निकालेंगे तो केवल हीट ट्रांसफर इस पर्टिकुलर x पर निकलेगा। तो आपको भी मालूम है कि जो हीट होती है वो पाथ फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन नहीं है, यानी एट x इज इक्वल टू L पर कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते आप। एट x इज इक्वल टू L पर कहने का मतलब है कि इस पूरे पहले, इसके पहले यहाँ तक क्या वैल्यू हो। इज दैट क्लियर? ये चीज आप अगर समझे तो बहुत आसानी से यहाँ पर क्लियर हो रही। दिस इज द 2 टाइम्स ऑफ HL। तो आपने यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ HL की वैल्यू पुट कर दी तो h बार की वैल्यू आ गई, एंड दिस Q इज इक्वल टू h बार A सरफेस एरिया एंड माइनस दिस, सो दिस वन इज 6.22 किलोवाट। तो यहाँ से आपका काफ़ी कुछ ओवर द सरफेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं, और अब मैं जो मूव कर रहा हूँ वो आपका इंटरनल सरफेस के लिए मूव कर रहा हूँ। इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन किस तरह से होता है और इसको ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन फिर से ये क्वेश्चन, इसमें मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस कंसीडर किए हैं। द क्वेश्चन इज एयर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 75 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले फ्लूइड क्या है, एयर है, यानी जितना भी हमने प्रूफ किया है सब का सब एज इट इज यूज कर सकते हैं हम लोग। एयर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 75 डिग्री सेंटीग्रेड, जो उसका एयर का टेम्परेचर है वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड है। इंटर्स अ ट्यूब, एक ट्यूब है जिसका जो इंटरनल डाया है वो 4 मीटर है, 4 mm है, आई एम सो सॉरी, विद द एवरेज वेलोसिटी। ध्यान से सुनिए, ये देखिए अब यहाँ पर जो वर्डिंग लिखी जा रही है उसकी इंपॉर्टेंस, विद एन एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पर ये नहीं लिखा गया विद अ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, समझ गए अंतर? विद एन एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। द ट्यूब लेंथ इज 1 मीटर, जो ट्यूब की लेंथ है वो 1 मीटर है, एंड अ कांस्टेंट हीट फ्लक्स, जो आपका केस कंसीडर किया जाएगा वो कांस्टेंट हीट फ्लक्स का कंसीडर यहाँ पर लिख दिया गया है। लेकिन अगर ऐसे लिखा जाता एंड इट इज हीटेड बाय अ हीटर, तो इसका मतलब हो जाता है कि वो हीट फ्लक्स कांस्टेंट की बात कर रहा है। क्लियर? एंड अ कांस्टेंट हीट फ्लक्स इज इम्पोज्ड बाय अ ट्यूब सरफेस ऑन द एयर ओवर द इंटायर लेंथ, एंड एग्जिट बल्क मीन टेम्परेचर। एग्जिट मीन बल्क टेम्परेचर में ध्यान रखिएगा, इसको मीन टेम्परेचर या बल्क मीन टेम्परेचर दोनों कह सकते हैं। बल्क का मतलब ही यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है। एंड एग्जिट बल्क मीन टेम्परेचर ऑफ एयर इज 125 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कौन सा टेम्परेचर है, ये मैं यहाँ पर एक अगर ट्यूब बनाऊँ तो ये ट्यूब यहाँ पर TM, इसको मैं B से डिनोट कर रहा हूँ, या चाहो तो आप M से डिनोट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज TMI, दिस वन इज TMI एंड दिस वन इज TMO। क्लियर? तो आपको यहाँ पर क्या दिया है, एन एग्जिट बल्क टेम्परेचर। ये एग्जिट का बल्क टेम्परेचर जो आपको दिया है, दिस वन इज 125 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको दिया हुआ है, इज रिक्वायर्ड। क्लियर? एन एग्जिट बल्क टेम्परेचर ऑफ एयर इज 125 डिग्री सेंटीग्रेड इज रिक्वायर्ड। डिटरमाइन फर्स्ट पार्ट, द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एट एग्जिट, that is HL, the constant surface heat flux QW क्या है, and the third part the exit tube surface temperature। exit का surface temperature क्या होगा, क्योंकि अगर आप प्रोफाइल देखेंगे तो प्रोफाइल अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, ये मैं इधर एक प्रोफाइल बना के आपको दिखाता हूँ, तो कांस्टेंट हीट फ्लक्स के लिए आपको याद होगा ये इस तरह से इंक्रीज अगर हो रहा है हीटिंग का, तो सरफेस टेम्परेचर भी आपका कांस्टेंट इंक्रीज होता रहता है। इट्स नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू, दैट्स वाई कि आपको TS एट एग्जिट आपको कैलकुलेट करना है। ये 3 चीज़ें आपको कैलकुलेट करना है। एवरेज जो बल्क टेम्परेचर है, वो बल्क टेम्परेचर आपने अभी जो एज्यूम किया है वो बल्क टेम्परेचर, अब हालांकि यहाँ पर आप देखें तो TMI और TMI की वैल्यू नहीं दी हुई है, TMO की वैल्यू दी हुई है, तो हमने एक एजम्पशन लिया है, और वो ये द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ इनलेट एंड आउटलेट बल्क टेम्परेचर इज।
तो इनलेट का जो बल्क टेम्परेचर है वो 75 डिग्री है और इसका एग्जिट का 125 है, तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं एयर की, वो डेंसिटी इतनी है, स्पेसिफिक हीट ये है, डायनेमिक विस्कोसिटी इतनी है एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी ये है एंड प्रांटल नंबर 0.7। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर प्रांटल नंबर आपकी जो कैलकुलेशन की रेंज है उस पर आ रहा है, क्यों? क्योंकि आपने एयर कंसीडर किया है। अगर ये चीज़ लिक्विड हो जाता, ऑयल हो जाता, तो यही प्रांटल नंबर की वैल्यू कुछ बड़ी होती है और कोरिलेशन आपको साथ में दिया जरूर होता। इज दैट क्लियर? ओके, अब बात करते हैं रेनॉल्ड नंबर की। सबसे पहले रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो रेनॉल्ड नंबर का कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो ये क्या डिफरेंट होगा कि आपको एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द डायामीटर डिवाइडेड बाय द न्यू। मैंने हाइड्रोलिक डायमीटर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ट्यूब है, और ट्यूब के केस में हाइड्रोलिक डायमीटर अगर आप कैलकुलेट करेंगे वो डायमीटर के बराबर ही आता है। तो यहाँ पर देखिए जो एवरेज वेलोसिटी थी, एवरेज वेलोसिटी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? एवरेज वेलोसिटी एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 70 meters at 4 meter internal diameter and average velocity is 2 meter. There the average velocity कितनी हो गई? This is the 2 meter. There the diameter कितना हो गया? The diameter is this is 4 mm, so it is converted into meter, and this is the nu, and nu आपको कितना दिया हुआ है? This nu is equal to 2.18 into 10 to the power minus 5 divided by rho. क्लियर? न्यू इज इक्वल टू म्यू बाई रो होता है, ये सबको मालूम है। दिस इज न्यू इज इक्वल टू म्यू बाई रो, तो मैंने वही किया है। दिस इज म्यू एंड दिस इज रो। तो दिस इज द 349. सो इफ इट इज अ 349, सो वी कैन से फ्लो इज लैमिनार हियर which is less than 2300. Here 2300. So flow is laminar. Now the second thing is to check whether flow is fully developed or not, क्योंकि आपने जो भी प्रूफ किए हैं वो सब फुल्ली डेवलप्ड के लिए किए हैं। तो चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने हाइड्रोडायनेमिक के लिए चेक किया, तो LEH इज इक्वल टू 0.05, चूँकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वो आपका लैमिनार है, तो लैमिनार के लिए कितना हो गया? यहाँ पे देखिए फ्लो इज लैमिनार, तो लैमिनार के लिए एंट्रेंस लेंथ कितनी हो गई? 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 349 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. दिस इज 0.071 एंड द लेंथ ऑफ ट्यूब लेंथ इज 1 मीटर. देखिए ट्यूब की लेंथ कितनी है? 1 मीटर. तो LH वैल्यू बहुत कम है उससे, इसका मतलब है कि फुल्ली डेवलप्ड फ्लो है वो. सेकेंड, थर्मल एंट्रेंस लेंथ अगर देखते हैं तो कितने होगी? प्रांटल नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 0.05. अगेन 1 मीटर और 0.05 मीटर को अगर आप देखेंगे तो बहुत वैल्यू कम है, यानी LAH और LET वैल्यू दोनों पाइप की लेंथ के अंदर आ रहे हैं, यानी फ्लो जो है वो फुल्ली डेवलप्ड है. क्लियर? अब एनालिसिस पर्पज से अगर आप इसमें करने जाओगे तो कायदे से आपको करना चाहिए कि जो इफेक्टिव लेंथ है वो 1 माइनस 0.05 फॉर थर्मल एंड 1 माइनस 0.071 फॉर द हाइड्रोडायनेमिक कैलकुलेशन के लिए किया जाएगा. लेकिन चूंकि दोनों वैल्यूज बहुत कम है तो हम लोग एनालिसिस के पर्पज से ये मान रहे हैं कि एट x इज इक्वल टू 0 से ही वो फुल्ली डेवलप्ड है. ये चीज़ आप यहाँ पर लिखेंगे भी. वी आर एज्यूमिंग फुल्ली डेवलप्ड बिकॉज द LH एंड LT वैल्यू आर वेरी लेस एज कम्पेयर टू द length of the tube, so we can assume for the analysis purpose the fully developed flow at the entrance of the pipe, that means at x is equal to 0. For fully developed flow with constant surface heat flux, Nusselt number is equal to 4.36. ये मैं आपको प्रूफ करा चुका हूँ. This is 4.36. clear? For constant surface heat flux के लिए this value is 4.36. 4.64 होती है for constant surface temperature. क्लियर? तो नसेल्ट नंबर इज 4.36. सो H इज इक्वल टू नसेल्ट नंबर K/D. ये कर सकते हैं आप. तो यहाँ से एवरेज, यानी हमेशा एवरेज वैल्यू ही आएगी. तो जो एवरेज वैल्यू आई, दिस इज द 32.7 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन. हियर H इज इक्वल टू HL, क्वाइट ऑब्वियस बिकॉज दिस इज द एवरेज वैल्यू. 32.7 वाट पर मीटर. द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट अंडर दिस सिचुएशन इज कांस्टेंट ओवर द इंटायर ट्यूब लेंथ. ये मैं आपको जब मैंने प्रूफ कराया था वहाँ पर आपको ये चीज़ बता दी थी, बिकॉज H इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द डायामीटर. क्लियर? H की वैल्यू डायामीटर पर डिपेंड नहीं कर रही थी. जो नसेल्ट नंबर आ रहा था वो आपका एक केवल कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी. ओके. और X पर भी H इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ X ऑल्सो. क्लियर? दैट मीन्स अब आपको ओवरऑल एनर्जी बैलेंस सिंपल कर देनी है. ओवरऑल एनर्जी बैलेंस करने का मतलब क्या हो गया? Q इज इक्वल टू MCP TMO माइनस TMI. क्लियर? यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो आपने हीट ट्रांसफर, ये फ्लक्स लिखा था मैंने, तो दिस इज द
हीट फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय द सरफेस एरिया, पाई डी एल से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल हीट आ गई, बिकॉज दिस इज द टोटल हीट। अब मास फ्लो रेट ऑफ एयर कैसे निकालेंगे? मास फ्लो रेट ऑफ एयर सिंपल कैसे हो जाएगा? दिस इज द डेंसिटी ऑफ एयर मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय द एवरेज वेलोसिटी, जो आपने एवरेज वेलोसिटी कंसीडर किया है। तो दिस इज द 0.95, दिस वन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई बाई 4 डी स्क्वायर, एंड एवरेज वेलोसिटी आपकी जो है दिस इज द 2 मीटर। तो आपको जो मास फ्लो रेट मिला दिस इज 2.39 इंटू 10 टू द पावर -5। तो यहाँ से आपने हीट फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, विच इज 96 वाट पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द हीट फ्लक्स वैल्यू। क्लियर? तो पहला पार्ट था आपका द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एट x इज इक्वल टू एल पर, तो ये 32.7 ही रहेगा। क्लियर? और दूसरा पार्ट था द कांस्टेंट सरफेस हीट फ्लक्स QW, वो भी आपने कैलकुलेट कर दिया। द लास्ट पार्ट, अब इस पार्ट को आप ध्यान से समझिएगा, द एग्जिट ट्यूब सरफेस टेम्परेचर, यानी एग्जिट ट्यूब टेम्परेचर, क्योंकि आप अगर यहाँ पर देखोगे सरफेस टेम्परेचर कांस्टेंट बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो सरफेस टेम्परेचर एट इनलेट कुछ अलग होगा, सरफेस टेम्परेचर एट एग्जिट कुछ अलग होगा। दोनों में सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाएगा। कैसे निकालने के लिए मुझे ये निकालना है TSE, जिसको मैंने TWE लिखा है एग्जिट पर। तो क्या करना है? सिंपल एनर्जी बैलेंस करना है। हीट फ्लक्स तो कांस्टेंट है, हीट फ्लक्स को आपने लिखा HL, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करना नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय दिस इज TWE, यहाँ पर हम चूंकि देख रहे हैं TWE, एंड दिस इज माइनस बाई द सरफेस टेम्परेचर, फ्लूइड टेम्परेचर, और फ्लूइड टेम्परेचर TMO। तो यहाँ से आपका TWA कैलकुलेट हो जाएगा TMO प्लस QW अपॉन HL। ये मैंने आपको करके क्वेश्चन में दिखाया था। तो दिस इज द 128 डिग्री सेंटीग्रेड। से फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछे कि व्हाट इज द सरफेस टेम्परेचर एट इनलेट, सेम चीज आप करिए। तो एट इनलेट के लिए आपको क्या करना होगा? मैं अगर यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि अगर यहाँ पर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या होगी? दिस इज द अगेन HL, क्योंकि HL इज अ कॉन्स्टेंट, HL मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर क्या लिखेंगे? दिस वन इज TWI या E इंट्रेंस कह लें, माइनस यहाँ पर आप लिखेंगे TMI। क्लियर? इस समय पर बल्क टेम्परेचर एट इनलेट लेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू QW। क्लियर? तो यहाँ से आप TWI कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर? तो ये चीज आपको अगर समझ में आई है तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द question in which again I am clearing your concept in an internal force convection. Question क्या है? When 0.5 kilogram of water per minute is passed through a tube of 20 mm diameter, एक 20 mm diameter की ट्यूब है, उसमें 0.5 किलोग्राम ऑफ वाटर पर मिनट आपका पास हो रहा है। It is found to be heated from 20 degree centigrade to 50 degree centigrade. The heating is accomplished by a condensing of steam. ध्यान से सुनिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, heating is condensing steam. That means here the phase change. That means it's a constant temperature. Clear? On the surface of the tube, and subsequently the surface temperature of the tube is maintained at 85 degrees centigrade. That means it's a case of surface temperature constant. Determine the length of the tube required for fully developed flow. Take the थर्मल प्रॉपर्टीज एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप कहेंगे कि सर ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड आपने कैसे कंसीडर किया? देखिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड का आप इसको किस तरह से कंसीडर कर रहे हैं? अगर आप यहाँ पर देखो 85 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 इज नॉट 60। क्लियर? तो आप ये 20 प्लस 50 कह के आप कर सकते हैं एवरेज इसका। ये किसी भी एवरेज आप यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स इटरेशन मैथड। क्लियर? चूंकि क्वेश्चन में दे दिया गया 60 डिग्री, इसलिए हमको यहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड ये जो आपको दी हुई है। इज दैट क्लियर? ओके। सबसे पहली चीज कि आपको यहाँ पर मास फ्लो रेट दिया है, सो इससे हम एवरेज वेलोसिटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं और उससे रेनॉल्ड नंबर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर? अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर इसमें आपने क्यों नहीं चेक किया कि फ्लो फुल्ली डेवलप्ड है या नहीं है। सबसे पहली चीज कि पहले अभी हम ये निकालें कि फ्लो कैसा है। तो कैसे वो कैलकुलेट कर सकते हैं? MW, मास फ्लो रेट कितना है? 0.5 किलोग्राम पर मिनट, उसको आपने पर सेकेंड में इतने में कैलकुलेट किया। डायामीटर आपको ये दी हुई है। क्लियर? तो आप मास फ्लो रेट की हेल्प से, मास फ्लो रेट इज इक्वल टू ρAV करके है, तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी आपने कैलकुलेट किया और एवरेज वेलोसिटी क्या आया?
0.0269 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। और उस एवरेज वेलोसिटी पर जो रेनॉल्ड नंबर का कैलकुलेशन है, वो रेनॉल्ड नंबर का कैलकुलेशन जब आप करते हैं तो देखते हैं कि फ्लो आपका लैमिनार है। क्लियर, फ्लो इज लैमिनार। नाउ द सेकेंड स्टेप, आपने ये चेक कर लिया कि फ्लो क्या है, लैमिनार है। अब सेकेंड स्टेप ये है कि आपको ये चेक करना है कि फ्लो फुल्ली डेवलप्ड है विद इन पाइप या नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट क्या करना है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द ट्यूब। आपको लेंथ ऑफ ट्यूब मालूम ही नहीं है। क्लियर, लेकिन ये कहा गया डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द ट्यूब रिक्वायर्ड फॉर फुल्ली डेवलप्ड फ्लो। सो यूज करिए अपना कॉमन सेंस। ये कहा गया कि आपको वो लेंथ बतानी है जिसमें फुल्ली डेवलप्ड है। तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि जो फ्लो है पाइप के अंदर वो फुल्ली डेवलप्ड है। लिख दीजिए आप, एज्यूम फ्लो इज फुल्ली डेवलप्ड, इट इज फुल्ली डेवलप्ड फ्लो, नाउ कैलकुलेट द रेनॉल्ड नंबर। बात समझ में आया आपको कि लेंथ ऑफ ट्यूब नहीं दिया हुआ है इसलिए आप इसको एज्यूम कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको चेक जरूर करेंगे लास्ट में कि आप जो आपने एजम्पशन लिया था फुल्ली डेवलप्ड का, उसके हिसाब से जो इंट्रेंस लेंथ आ रही है वो पाइप के अंदर बन रही है या नहीं बन रही है। इज दैट क्लियर? लेकिन चलिए, चूंकि यहाँ पर फुल्ली डेवलप्ड लिख दिया गया है इसलिए हम फुल्ली डेवलप्ड फ्लो के लिए ये चीज़ कंसीडर कर रहे हैं। एनीवे, अब बात करते हैं इसके आगे कैलकुलेशन की। सबसे पहले आपको मैंने सरफेस टेम्परेचर कांस्टेंट का केस इस तरह से बताया था। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो लेंथ ऑफ ट्यूब बहुत आसानी से कैलकुलेट हो सकती है अगर हम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू क्या होता है, द सरफेस एरिया मल्टीप्लाई एवरेज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पाइप का कितना हो जाएगा, पाई डी एल, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई, चूंकि आपने सरफेस टेम्परेचर कांस्टेंट का केस कंसीडर किया था तो इसको मैं आपको बोलूँगा यहाँ पर ये डेल्टा टी एवरेज आएगा। दिस इज डेल्टा टी एवरेज, याद होगा आपको, ये थ्योरी में मैंने ये चीज़ बताई थी आपको। तो सबसे पहला काम यहाँ पर दो चीज़ें हैं, अगर हमको क्यू पता चल जाए, एच बार पता चल जाए, डेल्टा टी पता चल जाए तो लेंथ अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। और क्यू हमारा कैसे कैलकुलेट हो सकता है, क्यू सिंपल, मास फ्लो रेट मालूम है, दिस इज मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाई सी पी। हमको एग्जिट का टेम्परेचर पता है तो दिस इज द टी एम ओ माइनस दिस इज टी एम आई, दिस इज टी एम आई, ये हमको मालूम है ये चीज़। क्लियर, टी एम ओ माइनस टी एम आई, ये चीज़ मालूम है। क्लियर, तो यहाँ से केवल और एल आपके लिए अननोन होगा तो हम ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं डेल्टा टी की बात करता हूँ कि डेल्टा टी एवरेज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। मैंने आपको याद करो कॉन्सेप्ट बताया था। यहाँ पर आपने थीटा 1 85 माइनस 20 दिस इज 65, यहाँ पर 85 माइनस 50 दिस इज 35, तो थीटा 1 अपान थीटा 2 किया, दिस इज 1.85। मैंने आपसे कहा था कि अगर ये वैल्यू लेस देन 1.4 होगी तो आप यहाँ पर जो एवरेज का कॉन्सेप्ट है उसमें यूज करेंगे थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2 फॉर लेस देन 1.4। क्लियर, बट दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1.4, सो डेल्टा टी एवरेज आप क्या कैलकुलेट करेंगे, थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपान एल एन थीटा 1 अपान थीटा 2, दिस इज एल एम टी डी कॉन्सेप्ट। क्लियर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपने थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपान एल एन थीटा 1 अपान थीटा 2 अगर किया तो आपको वैल्यू क्या मिली डेल्टा टी एवरेज की, 48.46 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या किया, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो सरफेस टेम्परेचर कांस्टेंट, सरफेस टेम्परेचर जब आपका कांस्टेंट है तो उस समय पर एवरेज नसेल्ट नंबर इज 3.65। क्लियर, 3.65, एंड एवरेज नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू एच बार डी बाई के। तो यहाँ से एच बार की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, दिस इज द 120.26 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद दिस इज एम सी पी टी एम ओ माइनस टी एम आई इज इक्वल टू एच बार मल्टीप्लाइड बाई पाई डी एल मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी एवरेज, जो हमने कैलकुलेट करके पहले ही कैलकुलेट कर लिया। एच बार की वैल्यू 120.26, ये वैल्यू पुट कर देंगे। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आपको दिया हुआ है, सी पी वैल्यू आपको दी हुई है, और टी एम ओ और टी एम ई की वैल्यू दी हुई है। तो एल आपके लिए अननोन है और एल वैल्यू इज 2.85। क्लियर, फ्लो आपका क्या था, फ्लो आपने देखा था कि फ्लो आपका लैमिनार है, तो चाहे तो आप यहाँ से एल टी की वैल्यू और एल एच की वैल्यू चेक कर सकते हैं। डेफिनेटली दीज वैल्यूज आर लेस दैन 2.85, सो आवर assumption is correct. Clear? So now further I am considering the last question. Again this is a very important question, और इस चीज़ को भी ध्यान से आप समझिए। और क्या है ये क्वेश्चन, ये समझते हैं। वाटर इज टू बी हीटेड फ्रॉम 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड।
that means this one is 15 degree centigrade to 65 degree centigrade. This is the 65 degree centigrade. Clear? This is the 65 degree centigrade. Okay. As it flows through a 3 centimeter internal diameter and 5 meter long tube. अब देखिए यहाँ पर ट्यूब की लेंथ आपको दे दी गई है. The tube is equipped with an electrical resistance. That means the surface heat flux is constant. That's why surface temperature is variable. Provided uniform heating throughout the surface of the tube. The outer surface of the heater is well insulated. So in a steady operation, all the heat generated in the heater is transferred to the water. Clear? That means no part of heat is transferred to the atmosphere. Is that clear? If the system is to be provide hot water at a rate of 10 liter per minute. Clear? जो वाटर का फ्लो रेट है वो 10 लीटर पर मिनट है. डिटरमाइन द पावर रेटिंग ऑफ द रेजिस्टेंस हीटर. यानी आपको यहाँ पर पावर रेटिंग बतानी है उसकी हीटर की, यानी आपको हीट फ्लक्स बताना है या हीट ट्रांसफर रेट बताना है. ऑल्सो एस्टिमेट द इनर सरफेस टेम्परेचर ऑफ द ट्यूब एट एग्जिट. ऑल्सो एस्टिमेट द इनर सरफेस टेम्परेचर, यानी ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दिखानी है. दिस इज TSI. तो मैंने इसके पहले के जो जस्ट पहले प्रॉब्लम था, यानी प्रॉब्लम नंबर 4 में आपको TSO कैलकुलेट करके दिखाया था. यहाँ पर TSI कैलकुलेट करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ. तो ये मास फ्लो रेट जो दिया है 10 लीटर पर मिनट, तो इसको अगर आप चेंज करेंगे मीटर क्यूब में, तो दिस इज़ द 0.01 मीटर क्यूब पर मिनट में ये मैंने कन्वर्ट कर दिया. इसको पर सेकंड में भी आप कंसीडर कर सकते हैं, और पर सेकंड में जब आप इसको कंसीडर करेंगे तो फ्लो रेट आएगा 0.165 किलोग्राम पर सेकंड. तो जो हीट एब्जॉर्ब बाय द वाटर ड्यूरिंग हीटिंग है वो कितनी हो जाएगी? m मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाई Cp TME माइनस TMI. क्लियर? तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 34.47 किलोवाट. दिस इज द पावर रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटर फॉर सरफेस टेम्परेचर कैलकुलेशन. ये पावर रेटिंग हो गई. इतनी बात तो समझ में आ गई, पावर रेटिंग आ गया. अभी आपको कैलकुलेट करना है एट इनलेट व्हाट इज द सरफेस टेम्परेचर. तो सिंपल एनर्जी बैलेंस अगर आप करेंगे तो दिस इज द Q इज इक्वल टू H बार सरफेस एरिया एंड TS माइनस TB. क्लियर? ये चीज़ आपको समझ में आ गई. अब ये H बार AS TSI माइनस TMI होगा. ये चीज़ मैं यहाँ से क्लियर कर दूँ. ये चीज़ अगर आप इनलेट के लिए लिख रहे होंगे तो TSI माइनस TMI होगा. क्लियर? आउटलेट के लिए लिख रहे होंगे तो ये TSO माइनस TMO होगा. क्लियर? TMO होगा. तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पर क्या वैल्यू कंसीडर करेंगे. ठीक, क्लियर? तो Q इज इक्वल टू H बार AS, दिस इज TB माइनस TB इज इक्वल टू TS. चूँकि हम यहाँ पर क्या टेम्परेचर निकाल रहे हैं? एट एग्जिट टेम्परेचर कैलकुलेट कर रहे हैं. क्या निकाल रहे हैं हम? ध्यान से देखिए कहाँ गया. ऑल्सो एस्टिमेट द इनर सरफेस टेम्परेचर ऑफ द ट्यूब एट एग्जिट. एग्जिट पर ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं. दैट मीन्स ये जो मैंने B लिखा है दिस इज एग्जिट पे है. आई एम सो सॉरी. ये एग्जिट यानी हमको ये वाला कंसीडर करना. आई एम सो सॉरी, मुझे इनलेट याद आ रहा था. दिस इज एग्जिट. तो दिस इज TBO. क्लियर? तो TBO इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने लिखा TE. ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. आप सीधे इसमें मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया है, लेकिन आप इसको ऐसे कर सकते हैं. ये TBO इज इक्वल टू TSO हो जाएगा. क्लियर? रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र आपने कैलकुलेट किया 34.47. सरफेस एरिया पाई DL आपको पता है. H बार की वैल्यू आपने ऑलरेडी नहीं कैलकुलेट की है अभी, तो H बार की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए. क्लियर? H बार की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए. और यहाँ पर जो बल्क टेम्परेचर एट एग्जिट है, बल्क टेम्परेचर एट एग्जिट कितना है? 65 डिग्री सेंटीग्रेड. ये वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको TSO की वैल्यू मिल जाएगी. क्लियर? इसको क्लियर? तो यहाँ पर फर्दर वही चीज़ मैंने आपको करके दिखाई है. और फुल्ली डेवलप्ड फ्लो भी मैंने यहाँ पर चेक किया है कि वो फुल्ली डेवलप्ड बन रहा है. और नसेल्ट नंबर ये आपने यूज़ किया. दिस इज़ H बार DY के. टर्बुलेंट फ्लो बन रहा था. यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर आप देखिए 2300 से ज़्यादा आ रहा था, तो टर्बुलेंट फ्लो बन रहा था. तो टर्बुलेंट फ्लो के केस में नसेल्ट नंबर इतना होता है, और उस नसेल्ट नंबर से H बार की वैल्यू आपने कैलकुलेट की. और H बार की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद
जो मैंने आपसे कहा था कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट में आप वैल्यू पुट कर दीजिए और वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। इसको मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया, लेकिन आप जिस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराया था, सिमिलर फैशन में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और मैंने सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कंसीडर किए हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और इसका फर्दर हम लोग असेसमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच।